नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के जैसे तरंगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि किसको कहते हैं, संधि क्या है ना? तो इस सारी बातें को हम लोग जानेंगे। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्ण के जोड़ने से जो बनेगा वह संधि है। संधि का मतलब क्या हुआ? मिलान करना, जोड़ना, है ना? अब दो आदमी में लड़ाई हो गया है, मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस दोनों को जो मिला देंगे, दोस्ती करा देंगे फिर से, वही संधि हुआ, है ना? कहते हैं नहीं कि फलाने देश से लड़ाई हुआ, लड़ाई हो गया और बाद में जाकर के वह संधि कर लिया, फलाने राजा लड़ाई, बाद में जाकर वह संधि कर लिया। संधि का मतलब हुआ मिलाना, जो अलग है उसको मिलाना। मिलाना क्या हुआ? संधि। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जो दो वर्णों के मिलने से जो एक बन जाए, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, है ना? तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, समझने की आवश्यकता है। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। यह एक संधि है, इसको तीन पुत्र हुआ। कितना? तीन। इसका तीन पुत्र है, अर्थात तीन भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना? तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि, है ना? तो संधि कई प्रकार के होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि किसको कहते हैं वो समझ गए? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जैसे हम बता दें, दो वर्ण के जो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे हम जोड़ के आपको हम बता देते हैं कि यहाँ अ है और अ में दीर्घी जोड़ेंगे तो ये ए हो जाता है। क्या होता है? ए। तो ये यह भी वर्ण है और यह भी वर्ण है, और एक दूसरे वर्ण को मिलाने से एक अलग ही वर्ण बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि। यानी दो चीजों को जो मिलाएंगे तो अलग रूप पकड़ लेता है। यह एक विकार हो गया, ये तो विकार ही हो गया ना। ये अलग और ये तीसरा अलग ही बन गया है। तो दो वर्णों को मिलने से जो विकार मतलब जो अलग रूप पकड़ ले, वही क्या है? संधि है। जैसे यह है सूर, क्या है? सूर और जोड़ ईसा, सूर जोड़ ईसा। आप देखिए ईरा है ना? ईरा, र में से हम अ घटा लेंगे तो बच जाएगा र हलंत। ठीक है, क्या बच जाएगा? र हलंत। तो इसमें सूर अ है। तो हम एक बात याद रखिएगा, जितना भी विसर्ग व्यंजन वर्ण है ना, सब अशुद्ध वर्ण है। अशुद्ध वर्ण कैसे है कि आप किसी से दूध खरीदते हैं तो जो शुद्ध दूध होता है उससे पानी मिलाया हुआ नहीं होता है, और पानी मिलाया हुआ दूध क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो व्यंजन वर्ण जो है उसमें स्वर मिला हुआ है, इसलिए वो अशुद्ध हुआ। और अगर क क्या है? व्यंजन वर्ण, और क ऐसे लिखेंगे तो ये अशुद्ध हो गया, और हलंत लगा के लिखेंगे तो ये आधा क हुआ, अर्थात यह शुद्ध हुआ। तो क हलंत जोड़ अ बराबर होता है क। ठीक है, तो ये अशुद्ध वर्ण होता है और ये शुद्ध होता है। इसको को जो है सो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक को जो है हम लोग उसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ र में अ है और ई है। ई दोनों के जोड़ने से, मिलाने से क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ए एकार का चिन्ह होता है ऐसे। तो अब ई एकार का चिन्ह किस पर आके बैठ जाएगा? र पर। किस पर? र पर। तो क्या हो जाएगा? सु के सु ऐसे रह जाएगा, और र पर क्या हो जाएगा? सु, ई एकार इसमें समाहित हो जाएगा। रे और सह का सह लिख देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? सुरेशा। क्या हो जाएगा? सुरेशा। तो यह हुआ विकार। एक नया ही सुर में जोड़ दिए इस, तो हो गया सुरेशा। सूर जोड़ ईसा, सुरेशा, एक नया ही रूप पकड़ लेता है। तो यही जो विकार उत्पन्न हुआ इस दोनों के मिलाने से, जोड़ने से, तो यह क्या हो गया? संधि हो गया। और इसी संधि से दूसरा एक रूप पकड़ लिया, क्या हो गया? सुरेश। ठीक है, तो आप लोग देखें, इस बात को समझ गए होंगे, हमें आशा है। अगर ना समझे तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, हम समझाएंगे फिर से। संधि के तीन पुत्र है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में स्वर किसको कहते हैं?
स्वर। स्वर क्या है? स्वर क्या है? क्या है? क्या है स्वर? बताइए क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वयं उच्चारित होता हो, उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और यह स्वर्ण वर्ण के 5 गो पुत्र है। यह 5 प्रकार के होते हैं। यह स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। ये स्वर 5 प्रकार के होंगे। कौन कौन? दीर्घ दीर्घ स्वर, संधि पढ़ रहे हैं ना, तो हम स्वर कहा गया, गलती से मिस्टेक हो गया है। नती संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और दूसरा है गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि, है ना, गुण संधि। और इसका तीसरा पुत्र है जिसका नाम है वृद्धि संधि। क्या नाम है? वृद्धि संधि। और चौथा संधि है जिसका नाम है यण संधि। यण संधि, यण संधि। और 5वां संधि जो है वह है आयादी संधि। क्या है? आयादी संधि। तो ये है संधि के प्रकार। सर्वप्रथम संधि के 3 भेद हुआ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि का 5 भेद हुआ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि। और हम अब बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि कौन सा संधि कौन सा होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग समझे हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसके कहते हैं? जो वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना होता हो, उसको स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि में सबसे पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? दीर्घ संधि। ठीक है, यह है दीर्घ संधि। एक सूत्र होता है। सूत्र संस्कृत में हमेशा सूत्र है ना, पाणिनि जी जो अष्टाध्याय में सूत्र दिए हैं, है ना, सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। क्या है? अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, यह सूत्र है दीर्घ संधि का। याद रखिएगा, अकह सवर्णे दीर्घ। इसमें कहता है दीर्घ संधि की परिभाषा होता है जिस स्वर संधि में 2 ह्रस्व हो, जिस स्वर संधि में 2 ह्रस्व हो या दीर्घ वर्ण परस्पर मिलकर एक दीर्घ हो जाता हो। एक 2 ह्रस्व हो या दीर्घ परस्पर जैसे क्या दीर्घ वर्ण मिलकर एक दीर्घ वर्ण हो जाता हो, तो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। अर्थात स्वर संधि के दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे देखिए 2 स्वर, अ क्या है? स्वर है। अकह विसर्ज्य विकर्ण, अकह सवर्णे दीर्घ में क्या कहता है? जिस स्वर में 2 ह्रस्व हो, ह्रस्व, अह्रस्व है, और ये अ भी ह्रस्व ही है, और अ को जोड़ने से दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब आ हो गया। जैसे अहर्षी है और ई हर्षी है, हर्षी है, और हर्षी हर्षी को जोड़ने से क्या होता है? दीर्घ। ठीक है, ऐसा होता है नियम। और ऐसा होता है अ में आ जोड़ेंगे, अ में हर्ष में दीर्घ जोड़ेंगे, फिर भी दीर्घ होगा, और दीर्घ में हर्ष जोड़ेंगे, फिर भी दीर्घ होगा, है ना। और हर्षी में दीर्घी जोड़ेंगे, फिर भी दीर्घी होगा, और दीर्घी में हर्षी जोड़ेंगे, फिर भी दीर्घी होगा। इस तरह का जो वाक्य होगा वह क्या होगा? दीर्घ संधि में होगा। किसमें? दीर्घ संधि में होगा। ठीक है, तो हम इसमें नियम एक एक बार नियम लिखाते चलेंगे और नियम बना बना करके आपको हम बताते चलेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत है? इसको समझिए आप। पहला नियम है, हम बता रहे हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या है नियम दीर्घ संधि का? जिस स्वर संधि में 2 ह्रस्व हो, क्या हो? 2 ह्रस्व, ह्रस्व,
ह्रस्व, ह्रस्व कहने का मतलब हुआ ह्रस्व स्वर जो है सो दो ह्रस्व स्वर या दीर्घ हो तो उस तरह से परिवर्तन जो है सो होगा, जैसे हमने आपको बताया है। तो पहला नियम कहता है, नियम हम एक एक नियम को एक एक नियम लेंगे, एक और समझाते चलेंगे जाके आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो अ में अ धन अ बराबर क्या होता है आ। अब इस अ धन अ बराबर हम कुछ अनुवाद संधि करना शुरू करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अ धन अ बराबर क्या होता है। तो अ धन अ संधि हुआ तो अ धन अ बराबर आ हो जाता है। हर्ष में हर्ष जोड़े तो दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर से एक बार पुनः समझ लीजिए, अ में आ जोड़ेंगे तो भी आ होगा, आ में अ जोड़ेंगे तो भी आ होगा, आ में आ जोड़ेंगे तो भी आए होगा, है ना। हर्षी में हर्षी जोड़ेंगे तो दीर्घी होगा, हर्षी में दीर्घी जोड़ेंगे तो भी दीर्घी होगा, और दीर्घी में हर्षी जोड़ेंगे तो भी दीर्घी होगा, हर्षु में दीर्घु जोड़ेंगे तो दीर्घु हो जाएगा, और दीर्घु में हर्षु जोड़ेंगे तो भी दीर्घ हो जाएगा, और हर्षु में दीर्घ जोड़ेंगे तो भी दीर्घ हो जाएगा। तो यह हमारा जो है सो दीर्घ संधि का नियम है। तो आइए पहला नियम पर हम कुछ बना फिर आपको दिखाते हैं और समझते हैं। अ जोड़ क्या है, अ धन अ बराबर आ होता है, यानी दीर्घ हो जाता है। तो एक हम उदाहरण लेते हैं, सुर जोड़ अड़ी, सुर जोड़ अड़ी क्या है, सुर जोड़ अड़ी। अब इसमें अ है, इसमें भी अ है, ये और ये और मिलकर क्या हो जाएगा आ, दीर्घ हो जाएगा। तब ई आ हो गया तो ई रो है, और इस रो में ई आ समाहित हो गया तो ये ऐसे रूप बनेगा इसका, सुर हलंत आ और री। ठीक है, तो ये आ जाके रो में मिल जाएगा, तो रो में आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा रा, तो सु रो का रा आ री, यहाँ विसर्ग होगा सुरारी, क्या हो जाएगा सुरारी। तो इस तरह से इसमें संधि होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके जैसे देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, पुरुष जोड़ अर्थ, पुरुष जोड़ अर्थ, इस सौ में अ है, इधर भी अ है, तो अ और अ मिलकर क्या हो गया आ। अब ई आ के जो चिन्ह जाएगा इस सौ में तो क्या हो जाएगा ये पुरुषार्थ, क्या हो जाएगा पुरुषार्थ। समझ रहे हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, पर जोड़ अर्थ, पर जोड़ अर्थ, है ना, पर जोड़ अर्थ। तो ई अ में भी रो है, रो में भी अ है, आई अ है, तो ये हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, और आ हो जाएगा ई तो क्या हो जाएगा परा, प में रो में आ जाएगा परा, आई थ के थ के परार्थ, क्या हो जाएगा परार्थ। कोई दिक्कत है समझने में, जरा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग बताएंगे, है ना। इस तरह का अनुवाद जो है सो हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे राम जोड़ अयनम, राम जोड़ अयनम, है ना, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, अ से अ क्या हो गया आ हो गया, तो आ हो गया तो अभी रा है, राम है, तो ये क्या राम है, तो ये क्या हो जाएगा आकार हो जाएगा इसका मौका, तो रामा हो जाएगा। यन का यन लास्ट वाला लिख देंगे, रामायणम क्या हो जाएगा, यनम है ना, तो यनम लास्ट वाला उसी को लिख दिए तो क्या हो जाएगा रामायणम। समझ में आया, ना समझिएगा में आए तो बताइएगा, इतना आसान तरीका से बता रहे हैं, सीधे सीधे। संधि, संधि समझना सबसे जरूरी है, संधि को समझिए, संधि पर ही सारा खेल वेल है ना, संधि पर ही सारा खेल वेल है। एक और उदाहरण आपको देते हैं, नौ जोड़ अस्ति, नौ जोड़ अस्ति, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, तो आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नास्ति। समझ गया, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, बुद्धियार है। इस तरह से ये नियम नंबर 1 हुआ, अ धन अ बराबर आ। अब दूसरा नियम हम बताएंगे।